Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, how are you? Hopefully you are enjoying good health at home. Assalamu alaikum. Dear students, last lectures में हमने फंजाई के मुख्तलिफ टॉपिक्स को डिस्कस किया था और उसमें होपफुली आपको समझ आ गया होगा. इफ़ देयर इज़ एनी कन्फ्यूजन, आपको किसी भी हवाले से कोई वर्ड नहीं समझ आया, कोई पैराग्राफ नहीं समझ आया, किसी बात की कोई क्लैरिफिकेशन नहीं हुई, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जा कर के वहाँ पर मुझसे वो पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा. आई विल ट्राई माई बेस्ट कि उसको समझा सकूँ. और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स के जो कि इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं वहाँ पर उसको रिप्लाई करके और उसको यानी कि इस तरह से इन्हांस करके नहीं बताया जा सकता कि वो सही तरह से क्लैरिफाई हो गए. तो ऐसे क्वेश्चंस जो मैं अभी तक नहीं आंसर कर पाया, उसका मकसद सिर्फ यही है कि इंशाल्लाह जब क्वेश्चन आंसर शेयर करूँगा वीडियो लेक्चर में, तो उसमें उनको इंशाल्लाह कवर करूँगा. ठीक है. तो लास्ट लेक्चर्स में हमने फंजाई की क्लासिफिकेशन कंप्लीट की थी. ठीक है. उसमें हमने जो है वो इम्परफेक्ट फंजाई और जो है बेसिडियोमाइसीड्स और उनके जो लाइफ साइकिल हैं वो कंप्लीट किया था. होपफुली आपको समझ आ गया होगा. आज का जो लेक्चर है, आज हमने पढ़नी है लैंड एडेप्टेशंस ऑफ फंजाई. तो बेटा आपको पता है कि जैसे कि फंजाई जो है इट इज़ यूजुअली फाउंड ऑन द लैंड, और ये बड़ा ही कामयाब किस्म का ऑर्गेनिज्म है लैंड के ऊपर. और उसी की ही हमने बेसिकली आज रीज़न्स को डिस्कस करना है कि वो आखिर कौन सी ऐसी रीज़न्स हैं, कौन सी ऐसी इनके अंदर एडेप्टेशन है जिसकी बिहाफ के ऊपर जो है ये बहुत कामयाब और वेल इक्विप्ड जो है वो ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से ये सर्वाइव कर रहा है. तो उससे पहले बेटा एक चीज़ आपको मैं बताता चलूँ, एक चीज़ मैं क्लैरिफाई करता चलूँ. आपको पता है दो तरह के एनवायरनमेंट्स हैं जो कि हम यूजुअली स्टडी करते हैं. एक होता है एक्वेटिक एनवायरनमेंट और एक होता है टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट. तो जैसा कि आपको पता है फंजाई जो है ये टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है. बेटा एक चीज़ आपने क्लैरिफाई करनी है कि जो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट है इट इज़ लिटल बिट हार्श एज़ कम्पेयर टू द एक्वेटिक एनवायरनमेंट. पानी के अंदर या वाटर के अंदर जो चेंजेस होती हैं, किसी भी तरह के चेंजेस, चाहे वो उनके अंदर सॉल्यूट की चेंजेस हैं, चाहे वो स्पेशली उनके अंदर जो है वो टेम्परेचर की जो चेंजेस हैं, वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता आती हैं. पानी जैसे कि आपने नोट किया होगा इतनी जल्दी गर्म नहीं होता और फिर उतनी ही जल्दी वो ठंडा भी नहीं होता. ठीक है. तो उसके अंदर ये अल्लाह ताला ने एक ख़ासियत रखी है और यही वो रीज़न है जिसकी वजह से जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो सर्वाइव भी कर रहे हैं. ठीक है. वो उनके लिए बेटर है. लेकिन अगर हम बात करेंगे टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट की, यानी कि खुश्क की बात करें, ठीक है, आपको पता है कि अप्रॉक्सीमेटली 30%, 29 to 30% जो है इस अर्थ का वो खुश्की पे है. ठीक है. वो सॉइल है, ड्राई लैंड है. ठीक है. और अबाउट 70% ठीक है जो है वो वाटर कवर्ड है. तो ये टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट बहुत हार्श है. हार्श किस सेंस में बेटा कि एक तो यहाँ पर जो चेंजेस आती हैं वो सडन हो जाती हैं. जैसे कि आप आजकल देख रहे हैं, जैसे कि आजकल जो है वो गर्मियों का सीज़न है, अचानक से आंधी आ जाती है, अचानक से बारिश आ जाती है. ठीक है. और सडनली टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप हो जाता है और सडनली जो टेम्परेचर है वो राइज भी हो जाता है. ठीक है. तो ये यहाँ पर इस हवाले से जो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट है ये थोड़ा हार्श है. टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से बेटा जो बॉडी की जो ऑस्मोलैरिटी है, ठीक है, उस पर बड़ा फ़र्क पड़ता है. मतलब कि जैसे कि किसी भी चीज़ का जब टेम्परेचर हाई होता है तो उसको उस ऑर्गेनिज्म का जो इंटरनल मैकेनिज़्म होता है, उसका जो होम्योस्टेटिक मैकेनिज़्म होता है, वो उसको कूल डाउन करने की कोशिश करता है. और कूल डाउन कैसे होता है? जैसे कि हमारे अंदर जब हमें गर्मी लगती है तो हमें स्वेटिंग होती है. ठीक है. पसीना आता है. पसीना क्यों आता है? ताकि जो एरिया
वो इफ़ेक्टेड था, जो ज़्यादा हॉट है वो उसको वहाँ पे स्वेटिंग के ज़रिए उसको कूलिंग इफ़ेक्ट आ सके, ठीक है। तो इस वजह से अब वो अगर वाटर लॉस ज़्यादा हो जाए तो आपको पता है हमारी बॉडी जो है वो उसके अंदर मेन जो कंपोनेंट है दैट इज़ वाटर। हर सेल के अंदर वाटर है, ठीक है। आपने इसकी क्लासिफिकेशन पहले से पढ़ चुके हैं वाटर के वाले से, ठीक है, कि मुख्तलिफ हमारे सेल्स के अंदर उसकी मुख्तलिफ परसेंटेज मौजूद है। तो इस हवाले से याद रखिएगा फंजाई जो है उसने कुछ अल्लाह ताला ने उसको ऐसी अडेप्टेशंस दे रखी हैं जिसके बिहाफ के ऊपर वो इस टेरेस्ट्रियल और हार्श इन्वायरमेंट के अंदर भी आराम से सर्वाइव कर रहा है। तो सर्वाइवर के लिए चीज़ बेटा दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो एनवायरमेंटल टॉलरेंस चाहिए, नंबर टू कि उसके जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं वो इस तरह से मॉडिफाइड हों, इस तरह से वो अपने आप को वो अडेप्ट कर चुका हो कि आसानी के साथ वो रिप्रोड्यूस कर सके। तो सर्वाइव करना है अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी स्पीशी को, तो उसको तो रिप्रोड्यूस तो लाजमी करना है। तो अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते तो आहिस्ता आहिस्ता वो एंडेंजर हो जाएगी और अल्टीमेटली इट मे लीड टू एक्सटिंक्शन। तो इन चीज़ों से बचने के लिए, उसको अपनी नस्ल रखने के लिए, उसको अपनी स्पीशीज़ को ज़िंदा रखने के लिए एक तो ग्रोथ की ज़रूरत है और दूसरा रिप्रोडक्शन की ज़रूरत है। तो ये दोनों ही चीज़ें वेल अडेप्टेड हैं फंजाई के अंदर। हम इसको वन बाय वन इंशाल्लाह इसके सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे, हमने इनिशियल लेक्चर्स में, इंट्रोडक्शन लेक्चर्स में इस चैप्टर के पढ़ा था कि दैट फंजाई ग्रोज बेस्ट इन, अगर आपको याद होगा तो हमने क्या पढ़ा था, कौन सी कंडीशन में बेस्ट ग्रो करता है, इन मॉइस्ट हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब समझते हैं, ये वो एरिया, वो जगह जहाँ पर कोई भी ऑर्गेनिज्म जिंदा रहता है, ग्रो करता है, रिप्रोड्यूस करता है, उसको हम एक टर्म देते हैं दैट इज कॉल्ड एज हैबिटेट। तो मॉइस्ट जहाँ पर नमी होगी, सो द बेस्ट ग्रो इन द मॉइस्ट हैबिटेट। लेकिन इसके साथ साथ ज़रूरी नहीं है कि अब सिर्फ उसको चाहिए ही मॉइस्ट, इसके अलावा भी ऐसी कंडीशन हैं जिसमें वो सर्वाइव कर रहा है। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि ये उसके लिए टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के लिए वेल सूटेड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा था वेयर एवर organic matter is present, fungi will be there। जहाँ कहीं पे ऑर्गेनिक मैटर मौजूद होगा, ऑर्गेनिक मैटर के टर्म से आप पहले से होगी इंशाल्लाह। ऑर्गेनिक मैटर यानी कि ऐसा मवाद जो कि और ऑर्गेनिक कंपोनेंट से बना, ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जो कार्बन और नाइट्रोजन से मिल करके बने होते हैं। जैसे कि हमारी एनिमल्स, वी आर ऑर्गेनिक, हमारी बॉडी जो होती है मोस्टली इट इज़ ऑर्गेनिक इन नेचर। जो प्लांट्स हैं दे आर मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक कंपोजिशन, ठीक है। इसी तरह से जो प्रोकैरियोट्स हैं ऑल्सो दे आर ऑर्गेनिक। तो ऑलमोस्ट जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम दे पोजेस द ऑर्गेनिक बॉडीज़, ठीक है। तो जहाँ कहीं पे भी इनको ऑर्गेनिक मैटर मिलेगा वहाँ पर फंजाई मौजूद होगा। जैसे कि इसकी एग्जांपल मैंने आपको बताई थी, अगर आप ब्रेड या फ्रूट्स इसको बाहर रख दें, ठीक है, फ्रिज से निकाल कर बाहर रख दें हवा के अंदर, तो आफ्टर फ्यू डेज, ठीक है, और समटाइम्स विद इन अ कपल ऑफ आवर्स, ठीक है, वो रॉट होना शुरू हो जाता है, उसके ऊपर वो ख़राब होना शुरू होता है। ब्रेड को रखें तो ब्रेड ख़राब होना, ब्लैक सी अपीयरेंस उसके ऊपर आ जाएगी। बेसिकली दे आर द फंजाई, ठीक है। तो ये बेस्ट ग्रो करता है। अब हम वो कंडीशंस देखेंगे। ये तो हमने इन जनरल टर्म बात की कि फंजाई जो है कि इसकी ग्रोथ के लिए कौन सा एनवायरनमेंट सूटेबल है और ये टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में क्यों सूट कर रहा है, उसके कुछ रीजंस अब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। So at number one, the fast growing hyphae. Initially
हमने इस चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे भी वो फंजाई मौजूद होते हैं जिनकी जो कि विदिन 24 आवर्स 24 घंटे में उनका एक हाइफी जो है वो 1 किलोमीटर तक यानी कि 1000 मीटर्स तक ग्रो कर सकता है विदिन वन डे। ठीक है, तो ये दिस इज़ फास्ट स्प्रेडिंग हाइफी। ठीक है, ये तेज़ी से बढ़ता हुआ जो हाइफी है ये इनको क्या फ़ायदा दे सकता है, ये लैंड के ऊपर ये सारा कुछ कर रहा है। तो नंबर वन, इट हेल्प्स इन penetrating the सबस्ट्रेट को ऊपर उसको पेनिट्रेट करने में जितना तेज़ी से ग्रो करेगा उतना तेज़ी से उसको जो सबस्ट्रेट है उसको ये कवर कर लेगा, उसको पेनिट्रेट कर लेगा और उतनी ही जल्दी अपने उसके अंदर एंजाइम्स रिलीज़ करेगा और उतनी ही जल्दी वहाँ से उसको डाइजेस्ट करने के बाद वहाँ से फूड को एब्जॉर्ब भी कर लेगा। सो पेनिट्रेट द सबस्ट्रेट, किसकी वजह से? ड्यू टू द फास्ट ग्रोइंग हाइफी। नंबर टू, अब फास्ट ग्रोइंग हाइफी जो है दे विल प्रोवाइड enormous surface area for contact with its substrate। तो बेटा ये सरफेस एरिया जो है ये बहुत ही मैटर करता है। आप इससे प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके होंगे कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा वहाँ से फूड की एब्जॉर्प्शन होगी। तो जिस एक्सटेंसिवली जो हाइफी फास्ट हाइफी जो बन रहे हैं, तेज़ी के साथ जो ग्रो कर रहे हैं हाइफी, जो कि अपने सबस्ट्रेट को पेनिट्रेट कर रहे हैं, तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि इससे जो सरफेस एरिया होगा वो इसका इंक्रीज़ करेगा। जितने ज़्यादा सरफेस एरिया को सबस्ट्रेट के ये कवर करेंगे उतनी ही ज़्यादा आसानी के साथ ये उसको जो है वो डीकम्पोज भी कर सकेंगे। ठीक है, अब ये जो पेनिट्रेशन है या जो सरफेस एरिया इसका जो इंक्रीज हो रहा है ये किसके बिहाफ के ऊपर है, ये किस रीज़न की वजह से है? एंड होपफुली यू नो दैट, हमने पहले भी इस बात को डिस्कस किया था कि दैट इज ड्यू टू साइटोप्लाज्मिक फ्लो। दैट इज ड्यू टू, इट इज पॉसिबल ड्यू टू साइटोप्लाज्मिक फ्लो। हमने बात की थी कि जो हाइफी हैं फंजाई के अंदर वो दो तरह के होते हैं, सेप्टेट होते हैं और नॉन सेप्टेट होते हैं, क्वाइनोसाइटिक होते हैं। इन दोनों के अंदर ही जो है ये साइटोप्लाज्म जो होता है वो आपस में इन कॉन्टैक्ट होता है। जो नॉन सेप्टेट है उसमें तो मसला ही कोई नहीं है ना उसमें, क्योंकि उसमें क्रॉस वॉल्स ही नहीं है। अब क्रॉस वॉल्स नहीं है तो साइटोप्लाज्म ईजिली जो है वो एक कोने से दूसरे कोने तक आसानी के साथ जा सकता है और जिस कोने पे लेकर जाएगा वो। अब एक्चुअली साइटोप्लाज्मिक फ्लो का मकसद क्या है कि जितनी इसको आसानी हो कि एक एंड से दूसरे एंड की तरफ जाने में उतने ही ज़्यादा वहाँ से वो न्यूट्रिएंट्स एक साइड पे लेके जा रहा है। न्यूट्रिएंट्स जहाँ पे जिस एंड पे चाहिए होंगे वो आसानी के साथ उसको अपनी वो रिक्वायरमेंट्स को पूरा करके और वो ग्रो करना शुरू कर देगा और जो वेस्ट मेटाबॉलाइट्स हैं वो वहाँ से निकालना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये साइटोप्लाज्मिक फ्लो दैट एनेबल्स द फंजाई टू बिकम द फास्ट ग्रोइंग हाइफी। ठीक है, उसमें ताकि वो अपने हाइफी को जल्दी से जल्दी वो ग्रो कराता जाए ताकि वो जल्दी से जल्दी जो है वो उस चीज़ को कैप्चर करने के बाद उसको डिकम्पोज कर सके। और दूसरी चीज़ बेटा साइटोप्लाज्मिक, ये तो नॉन सेप्टेट की, और सेप्टेट के अंदर भी आपको याद है सेप्टेट हाइफी के अंदर हमने उनको क्यों कहा था सेप्टेट हैं वो? बिकॉज दे पोजेस द क्रॉस वॉल्स। उनके अंदर इस तरह से क्रॉस वॉल्स होती थी और उन क्रॉस वॉल्स के अंदर क्या चीज़ होती थी? देयर आर पोर्स। ये उनके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं क्रॉस वॉल्स के अंदर। दीज आर क्रॉस वॉल्स, या जिसका हमने साइंटिफिक नेम क्या बताया था? दैट वाज सेप्टा। इट इज कॉल्ड एज सेप्टा, जिसकी बिहाफ के ऊपर इनका नाम रखा गया था सेप्टेट हाइफी। ठीक है, तो ये क्रॉस वॉल्स सेप्टा और इनके अंदर ये जो है दिस इज द पोर। अब स्पोर होने की वजह, ये एक सेल हाइफल सेल, ये दूसरा हाइफल, ये तीसरा, ये चौथा, तो ये स्पोर होने की वजह से इस सेल का साइटोप्लाज्म इट इज इन कांटेक्ट विद द साइटोप्लाज्म ऑफ द नेक्स्ट, और इसका जो है वो इसके साथ और इसका जो साइटोप्लाज्म इसके साथ, सो दैट
जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, बायोमॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर, वो आसानी से एक सेल से दूसरे सेल में जा सकते हैं। सपोज कि ये वाला ग्रोइंग एंड है और ये वाला उसकी बॉडी के साथ अटैच है, सो इस डायरेक्शन में उसने मूव करना है और वो आसानी के साथ मूव करता जाएगा, इस एंड पे न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाता जाएगा और ये देखते ही देखते जो है ये इट विल लीड टू इंक्रीज इन द साइज एंड इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द हाइफी। तो ये बात आपको समझ आ गई बेटा कि जो फास्ट ग्रोइंग हाइफी जो हैं ये एक खास पॉइंट है इनके अंदर जो कि इनको सपोर्ट कर रहा है कि ये लैंड के ऊपर आसानी के साथ रह सकें। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज काइटिन। काइटिन के पहले से हवाले से बेटा मैंने पहले आपको बताया कि जो फंजाई की जो सेल वॉल होती है दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन। सेल वॉल के अंदर मौजूद होता है ना ये, और ये बहुत ही हार्ड मटेरियल है। ठीक है, अब काइटिन जो है इट हैज़ टू फंक्शंस। एक तो ये उसको डेफिनेट सी जो शेप दे रहा है, दूसरे नंबर पे इसके साथ साथ इट प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस। इट प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस टू बी डिकेड। किस चीज से रेजिस्टेंस दे रहा है कि ये डिके ना हो सके। ये बहुत ही हार्ड मटेरियल है बेटा, अगर देखा जाए तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ये हार्ड मटेरियल कंसीडर किया जाता है। ये हार्ड आपने देखा जैसे कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स की जो अपने कंपोजिशन पढ़े उनके सेल वॉल्स की, उसमें प्राइमरी सेल वॉल सेलुलोज, सेमी सेलुलोज, पेक्टिन वगैरह, और जो सेकेंडरी सेल वॉल ठीक है उनके अंदर लिग्निन। ठीक है, और ये बेटा ये जो लिग्निन जो है ये किसके अंदर मौजूद होती है, सेकेंडरी सेल वॉल, और सेकेंडरी सेल वॉल जिनके अंदर वुड होती है। ठीक है, तो वुड आपने आपको अंदाजा कितनी सख्त होती है, तो इस हार्ड मटेरियल को भी ठीक है ये डाइजेस्ट कर जाता है। ये जो काइटिन है ये इनको भी डाइजेस्ट कर जाता है। ठीक है, सो इट इज मोर रेजिस्टेंस टू बी डिकेड एज कंपेयर्ड टू सेल्यूलोज एंड लिग्निन। ठीक है, सेलुलोज और लिग्निन से भी ज़्यादा ये रेजिस्टेंस शो करता है। अब इसी वजह से ठीक है एक तो रेजिस्टेंस आ गई, दूसरे नंबर पर इट डीकेज और डाइजेस्ट सेल्यूलोज एंड लिग्निन। ये इसको भी डाइजेस्ट कर जाता है टू ऑब्टेन इट्स न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, इन इतने सख्त मटेरियल को भी लिग्निन जैसे सेलुलोज जैसे मटेरियल को भी डाइजेस्ट कर जाता है और ख़ुद डाइजेस्ट नहीं होता, ख़ुद ये डीके होने से थोड़ा सा रेजिस्ट करता है। इस क्वालिटी को होने की वजह से हम इनको ये भी कह सकते हैं, आप इसमें एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं दैट दे आर गुड डीकम्पोजर्स। दे आर द गुड डीकम्पोजर्स, ये अच्छे डीकम्पोजर हैं बिकॉज ये खुद डीके नहीं होते बल्कि ये लिग्निन जैसे हार्ड मटेरियल को भी डीके कर देते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ आ गया। नाउ द थर्ड पॉइंट इज जो कि इनको सपोर्ट कर रहा है लैंड के ऊपर रहने के लिए, दैट इज राइजाइड्स। राइजाइड्स बेटा आपने पढ़ा था कि ये मैंने बताया था आपको पहले भी इंट्रो लेक्चर्स के अंदर कि ये रूट लाइक फंक्शन है इसका। ठीक है, जैसे प्लांट्स के अंदर रूट्स होती हैं इस तरह से ये इसका भी उसी जैसा फंक्शन है, ये उसका एनालॉग है, रूट नहीं है लेकिन इसका फंक्शन भी। जैसे प्लांट्स के अंदर रूट्स का क्या फंक्शन होता है आपको पता है, इंशाल्लाह ये नेक्स्ट आके जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 9 उसमें भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इसको। तो रूट का फंक्शन बेसिकली प्लांट को दो चीज़ें देता है। नंबर 1 एंकरेज, यानी कि वो उसको ज़मीन के साथ चिपका के रखता है, होल्ड करके रखता है, और नंबर 2 दैट इज़ के ये उसको जो है वो एब्जॉर्प्शन जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये राइजाइड्स भी से उसी का एनालॉग है। ठीक है, यानी कि एनालॉजिकली ये उससे सेम है।
स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है इनका, ठीक है। लेकिन ख़ास बात आपने इसमें एक पॉइंट याद रखना है कि ये ख़ास तौर पर ये राइजाइड्स किसके अंदर होंगे, दे आर प्रेजेंट विद इन द सेप्रोब्स। सेप्रोब्स का याद होगा आपको, हमने जब न्यूट्रिशन की बेस के ऊपर इसकी क्लासिफिकेशन की थी, सेप्रोट्रोफिक फंजाई, ठीक है, जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर को डीके करता है। तो उसके बिहाफ के ऊपर जो हमने कहा था कि ये डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर इसको चिपकना है ना, होल्ड करना है। होल्ड करने के लिए इसको क्या चीज़ चाहिए, वो हाइफी चाहिए। मॉडिफाइड हाइफी होते हैं जिनको हम राइजाइड्स कहते हैं, जो कि उनको वहाँ पर इट विल प्रोवाइड एंकरेज। एंकरेज मीन्स कि उसको होल्ड करके रखना, ठीक है, होल्ड टू सबस्ट्रेट। एंड नंबर 2, यही राइजाइड्स जो हैं जैसे रूट्स की तरह, दे विल अलाउ एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। जिस फूड को जब वो डीके हो जाता है, जब उसको डाइजेस्ट कर चुके होते हैं, तो इन्हीं राइजाइड्स के जरिए वहाँ से अपन न्यूट्रिएंट्स को भी एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये 3 मेजर फंक्शन इसके, एक हमने पढ़ा फास्ट ग्रोइंग हाइफी, नंबर 2 द काइटिन, नंबर 3 द राइजाइड्स। अब एक और ख़ास बात मैंने आपको कहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि एक तो वो एनवायरमेंटल कंडीशंस के साथ हो, अडेप्टेड हो, वेल अडेप्टेड हो। नंबर 2 रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन के वाले से हम देखेंगे इनके अंदर क्या चीज़ें आई हैं, क्या अडेप्टेशन है। अडेप्टेशन का वर्ड मैं बार बार यूज़ कर रहा हूँ, होपफुली आपको अंडरस्टैंड होगा, नहीं तो मैं एक दफ़ा बताया। तो अडेप्ट का मतलब होता है ढाल लेना, अपने आप को एनवायरनमेंट के हिसाब से, माहौल के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेना। दिस इज कॉल्ड एज अडेप्टेशन, ठीक है। होपफुली आपको पहले से भी आइडिया होगा इसका। नंबर 4 इज द चेंजेस कह सकते हैं, या इसको अडेप्टेशंस कह सकते हैं, इन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। आपको बेटा आइडिया होगा, मेट्रो में पढ़ के आ चुके हैं कि जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं आमतौर पर, जैसे प्लांट्स के अंदर हैं, जैसे कि इससे पहले आपने पढ़ा, वो इसे दूर नहीं जाते हम, इससे प्रीवियस चैप्टर में, जो लास्ट चैप्टर में हमने पढ़े थे फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। फंजाई लाइक प्रोटिस्ट के अंदर हमने क्या पढ़ा था, दे कंसिस्ट, उनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या था, दे पोजेस बाय फ्लैजिला, 2 फ्लैजिला होते हैं उनके अंदर, यानी कि फ्लैजिला उनके अंदर होता है। फ्लैजिला आमतौर पर उनको मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। और हमने इतनी सारी इस चैप्टर के वो सारा डिटेल्स पढ़ चुके हैं, क्लासिफिकेशन कर चुके हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर भी और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर भी, न्यूट्रिशन के बेस के ऊपर भी। तो हमने कहीं पे ये नहीं पढ़ा कि इनके अंदर रिप्रोडक्शन के अंदर इनके अंदर वो कोई फ्लैजिला मौजूद होते हैं। सो दे लैक फ्लैजिलेटेड सेल्स। एक और इसकी कॉमन एग्जांपल आपको बताता चलूँ, आपने पढ़ा होगा स्पर्म्स। स्पर्म्स क्या आपको पता है ना, स्पर्म का स्ट्रक्चर आपने देखा हुआ है। स्पर्म के अंदर उसके साथ टर्मिनल फ्लैजिला होता है, ठीक है, फ्लैजिलम, जो कि उसको मूव करने में हेल्प करता है। तो वो क्या है, दैट इज़ अ गैमेट सेल, दैट इज़ अ रिप्रोडक्टिव सेल। इनके अंदर नहीं होते, ठीक है। एक तो ये अडेप्टेशन है। अब इसकी वजह से, इनके लैकिंग की वजह से, ना होने की वजह से क्या है, नाउ दे पोजेस नॉन मोटाइल and resistant and thick-walled spores and conidia, ठीक है। फिर इनके अंदर उसकी रिप्लेसमेंट, जो इनके जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, यानी स्पोर्स हैं या कोनिडिया है, आपने पढ़ा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स में, वो नॉन मोटाइल हैं, मूव नहीं कर सकते, रेजिस्टेंट होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं, ताकि जहाँ पर ये गिरें तो कुछ वहाँ पर कुछ देर के लिए सर्वाइव कर सके, उसकी वो हमने डिटेल पढ़ चुके हैं। ऑल्सो दे फॉर्म रेजिस्टेंट एंड थिक वॉल्ड zygote and other related structures, ठीक है। जो इनके अंदर जाइगोट बनता है, जैसे आपको याद हो जाइगोमाइसीड्स के अंदर जाइगोस्पोर बना था ना, जाइगोट्स के बाद ऊपर वो जाइगोस्पोर बना था, तो थिक वॉल था। तो इनके अंदर वो वाला स्ट्रक्चर भी बना है जो कि इनको प्रोटेक्शन, बेसिकली ये थिक वॉल है तो सो दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन।
किस चीज़ से प्रोटेक्शन, ताकि एनवायरनमेंट के अंदर जो बाकी ऑर्गेनिजम्स हैं या जो कंडीशंस हैं वो इनको जो है वो आसानी से इफ़ेक्ट ना कर सकें। इसके साथ साथ अब ये चीज़ नहीं है तो फिर हमने पढ़ा था कि जो इनके स्ट्रक्चर्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यानी कि स्पोर्स होते हैं, दे आर लाइट वेट, प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर्स, and that is why they are dispersed by wind, by small insects और small animals आप कह सकते हैं, and rain splashes। ठीक है, अब इस वजह से नॉन मोटाइल होने की वजह से तो फिर ये कैसे मूव करते हैं, कैसे डिस्पर्स होते हैं, हमने पढ़ा था कि विद द हेल्प ऑफ विंड, चूँकि लाइट वेट हैं तो आसानी से विंड के ज़रिए वो झड़ के दे ट्रैवल टू फार डिस्टेंसेज, और जहाँ पर जाके गिरेंगे अगर इनको वहाँ पर कंडीशन सूटेबल मिलती हैं, फेवरेबल मिलती हैं, दे स्टार्ट जर्मिनेटिंग, ठीक, टू अ न्यू माइसीलियम और न्यू फंगस। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट, यहाँ पर ये नीचे जगह नहीं है, मैं ऊपर इसको मेंशन कर देता हूँ इसके साथ ही, कि इनकी जो हाइफी हैं, ठीक है, देयर हाइफी आर मॉडिफाइड इन सच अ वे टू फेवर them not to depend upon external water। तो ये लास्ट पॉइंट यहाँ पे पूरा नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिया। फोर्थ पॉइंट का एडेप्टेशन, कि इनके हाइफी इस तरह से अल्लाह ताला ने मॉडिफाई किए हैं कि ये एक जो है वो वाटर, एक्सटर्नल वाटर जो है वो रिप्रोडक्शन के लिए ये उसके ऊपर डिपेंड नहीं करते। जैसे कि आपने पढ़ा था हाइफी डिपेंड, वो मुख्तलिफ तरह से जो है वो मॉडिफाई थे, जैसे कि एस्कस बन रहा था, जैसे बेसिडियम बन रहा था, लाइक दैट। ठीक है, तो ये इनके अंदर मॉडिफिकेशन है। तो ये 4 पॉइंट आपको क्लियर हो गए। अब 5th पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम बात करेंगे इसके एनवायरनमेंट के वाले से। द 5th पॉइंट इज द टॉलरेंस। Tolerance to environmental conditions। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। इसमें सबसे पहली चीज़ ड्राई एनवायरनमेंट। नंबर 1 इज ड्राई कंडीशंस और ड्राई एनवायरनमेंट। आपको याद होगा हमने शुरू में पढ़ा था कि जब ड्राई कंडीशंस होंगी तो फिर ये क्या करते हैं, 2 काम करते हैं। 2 तरीके से, दोनों में से किसी एक तरीके को अडॉप्ट करके और ये जिंदा रह सकते हैं। नंबर 1, दे अंडरगो रेस्टिंग स्टेज, किसी रेस्टिंग स्टेज में चले जाते हैं जिसमें कि ये डॉर्मेंट हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक है, इनएक्टिव हो जाते हैं। या फिर दे फॉर्म रेजिस्टेंट स्पोर्स, इनके स्पोर बना लेते हैं अपने गिर्द और ये इस तरह से भी सेव हो जाते हैं। ठीक है, तो जब ड्राई कंडीशंस होंगे, जब इनके लिए अनफेवरेबल कंडीशन है जो कि, तो इस कंडीशन में ये इस तरह से सर्वाइव करते हैं। दूसरा हम देखते हैं इसमें कि टेम्परेचर वेरिएशंस में, टेम्परेचर वेरिएशन, टेम्परेचर एक्सट्रीम्स। टेम्परेचर एक्सट्रीम्स हमने पहले बात की थी बेटा, मैंने कहा था कि ये चूंकि ये इसका तकरीबन पूरा एक किस्म से समराइज हम कर रहे हैं पूरे चैप्टर को। ठीक है, तो टेम्परेचर एक्सट्रीम्स कहाँ से कहाँ तक ये टॉलरेट कर सकते थे? -5 डिग्री सेल्सियस अप टू 50 डिग्री सेल्सियस और मोर। ठीक है, इस कुछ फंजाई इससे भी ज़्यादा टेम्परेचर्स को जो है वो बेयर कर सकते हैं। अब इतनी ज़्यादा, आपको पता है ये -5 क्या है? इट इज़ बिलो
फ्रीजिंग टेम्परेचर, ये बिलो फ्रीजिंग, आपको पता है ना फ्रीजिंग टेम्परेचर क्या था, 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये तो -5 है, ये तो बहुत कम है। इतने कम टेम्परेचर पे भी सर्वाइव, इसी खास बात होने की वजह से आपको याद है कि जो पेनिसिलियम है, पेनिसिलियम जो फंगस है वो रेफ्रिजरेटर्स के अंदर भी जहां पर माइनस में टेम्परेचर होता है, सर्वाइव एंड ग्रो इन रेफ्रिजरेटर्स ऑन जैम्स, जेलीज, ठीक है। और इसी तरह से जो उसमें ऑरेंजेस अगर पड़े हों तो उनके अंदर इतने ठंडे टेम्परेचर पे भी ये वहाँ पर उनको अपनी ग्रोथ ये कंटिन्यू कर सकता है बिलो फ्रीजिंग टेम्परेचर पे, और हाई टेम्परेचर पे तो आराम से कर सकता है, ठीक है। तो ये टेम्परेचर एक्सट्रीम्स इसको वेल अडेप्टेड कर रही हैं ताकि ये ज़मीन के ऊपर सर्वाइव कर सके। तीसरी चीज़ दैट इज़ पीएच। पीएच आपको मैंने बताया था किसी भी चीज़ की एसिडिटी या अल्कलाइनिटी को मेजर करने के लिए एक ये मीटर होता है जो कि हम किसी कि उसमें बताते हैं 0 to 14 मैंने बताया था आपको, ठीक है। 7 इज़ न्यूट्रल, 7 से बिलो हम जाएंगे 6, 5 वगैरह वो एसिडिक है, और 7 से अबव जाएंगे तो वो अल्कलाइन है, ये बेसिक है, ठीक है। तो ये कितनी पीएच को बियर कर सकता है, 2 to 9, यानी कि 2 जो है ये हाईली एसिडिक है, ठीक है, और ये 9 जो है ये अल्कलाइन है। तो इन कंडीशंस के अंदर भी ये सर्वाइव कर सकता है, पीएच को भी टॉलरेट करता है, इस रेंज को ये टॉलरेट कर सकता है। इसी तरह से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर्स, जिसको आप कह सकते हैं हाइपर ऑस्मोटिक कंडीशंस में, ठीक है। आपको पता है बेटा हाइपर ऑस्मोटिक जब एनवायरनमेंट होता है, जैसे कि इसका आइडिया होगा, सपोज दिस इज ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, इसके अंदर हमने सोल्यूशन डाला है, सपोज इट कंटेन द सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट, 10% सोल्यूशन है, और इसके अंदर हम डालते हैं एक सेल जिसके अंदर जो उसकी ऑस्मोलरिटी है, सपोज इट इज़ 5%, उसके अंदर सॉल्ट है वो 5% है। अब इसके लिए चूंकि बाहर एनवायरनमेंट के अंदर सॉल्यूट ज़्यादा है तो ये इसके लिए हाइपर ऑस्मोटिक कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। सॉल्यूट बाहर इस एनवायरनमेंट इस पानी के अंदर ज़्यादा है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो इस सेल के अंदर जो पानी होगा, द वाटर विल कम आउट ऑफ द सेल, और अल्टीमेटली जो सेल क्या हो जाएगा वो श्रिंक कर जाता है। लेकिन ये जो फंगस है ये इतने हाइपर ऑस्मोटिक कंडीशंस को भी टॉलरेट कर जाती है। जैसे कि जैम्स का पता है आपको, जैम्स हाईली कंसनट्रेटेड, उसमें इतना मीठा होता है, ऐसी कंडीशंस में भी ये सर्वाइव कर जाता है। वो ऐसी कंडीशंस में जो सेल्स होते हैं उनमें से पानी निकलने की कोशिश करता है, क्यों? क्योंकि बाहर सोल्यूट ज़्यादा। और आपको पता है कि वाटर की मूवमेंट, यू नो वेरी वेल कि वाटर मूव्स फ्रॉम एरिया ऑफ लो सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ऑस्मोसिस, ठीक है। तो ये इसको भी रेजिस्ट करता है, हाइपर ऑस्मोटिक कंडीशंस को भी बआसानी ये रेजिस्ट कर जाता है, ठीक है। और एक और ख़ास बात जो कि इसको लैंड अडेप्टेड है वो आपको बता देता हूँ। नंबर 6 आप इसको पॉइंट कह सकते हैं, दैट इज़ दे कैन स्टोर सरप्लस फूड, हमने शुरू में पढ़ा था, ठीक है। इनिशियल लेक्चर्स में बताया था मैंने आपको कि जो सरप्लस फूड है, जो इनकी ज़रूरत से, इनकी ज़रूरियात बॉडी की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा होता है, ये उसको स्टोर कर लेता है। कैसे स्टोर करता था? नंबर 1 इन द फॉर्म ऑफ लिपिड droplets, and number 2 in the form of glycogen। तो बेटा ये थी वो ख़ास लैंड अडेप्टेशन जिसके बिहाफ के ऊपर हम कह सकते हैं कि जो अल्लाह ताला ने इनको ऐसी ये अडेप्टेशन जैसी चीज़ें दी जिसके बिहाफ के ऊपर ये लैंड के ऊपर बआसानी से सर्वाइव कर सकता है, इसको कोई प्रॉब्लम या कोई मसला नहीं होता। इसके बाद एक छोटा सा एक टॉपिक है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो इसके इकोनॉमिक गेन की तरफ आएंगे, ठीक है, वो डिटेल के साथ। तो एक लास्ट पॉइंट इसकी एक छोटा सा एक टॉपिक है, उसको कवर कर लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में भी वो पूछा जा सकता है या इट मे बी आस्क्ड इन द लॉन्ग क्वेश्चन एज वेल। ये लैंड अडेप्टेशन बेटा इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकते हैं, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी आ सकता है,
आपने दोनों चीज़ों के हवाले से इसको और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी इसको तैयार कर रखना है, ठीक है। जैसे इसमें pH रेंज, इसमें टेम्परेचर रेंजेस, ये MCQs के हवाले से एक छोटा सा टॉपिक है इसके आगे, दैट इज़ देयर इकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस ऑफ फंजाई। तो इकोलॉजिकल मतलब बेटा इकोसिस्टम से रेलेवेंट, इकोलॉजिकल और इकोनॉमिकल, इन दोनों में फ़र्क आपको डेफिनेटली पता होगा, ठीक है। इकोलॉजी या इकोलॉजिकल मीन दैट इज रेलेवेंट विद द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट, ठीक है। तो इस एनवायरनमेंट के हवाले से इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, हमारे इस पूरे जो सिस्टम है, हमारा फूड सिस्टम है, हमारे फूड चेन्स हैं, हमारा ये अल्लाह ताला ने पूरा एक निज़ाम बनाया है इकोसिस्टम का, जिसके आपने पढ़े थे कंपोनेंट्स में पढ़े थे, दैट वर द डीकम्पोजर्स एंड द प्रोड्यूसर्स एंड द कंज्यूमर्स वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये हमारा पूरा एक इकोसिस्टम है, तो उसके अंदर इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। सो नंबर 1 इज दे आर डीकम्पोजर्स। ये बार बार हमने इस चैप्टर में इस बात को डिस्कस किया कि ये डीकम्पोजर्स हैं, ये डीकम्पोज कर देते हैं किसको, लिग्निन को भी, दे डीकम्पोज lignin as well as cellulose as well as cutin। इससे तो आपको हावन क्यूटिन का भी पता है, आपको क्यूटिकल का पता है ना, आपको क्यूटिकल जो वैक्सी लेयर होती है, वैक्सी लेयर ऑन प्लांट सरफेस, जैसे लीव्स के ऊपर, तो ये क्यूटिन, ये उसको भी डिकम्पोज करता है, विच जनरली बैक्टीरिया कैन नॉट, ठीक है। क्योंकि आपको पता है दो ही तो मेजर डिकम्पोजर हैं हमारे इकोसिस्टम के अंदर, फंजाई एंड द बैक्टीरिया, इसके साथ इसको कंपनी करता है, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया से भी बेटर है, बेटर डिकम्पोजर्स है। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया आमतौर पर जो प्लांट्स के जो उनसे लिग्निन और सेलुलोज और क्यूटिन वगैरह इनको डिकम्पोज नहीं कर सकता, ये उसको भी कर जाता है, ठीक है। सो दैट इज़ वाई ये एक डिकम्पोजर का रोल है। अगर डिकम्पोजिशन ना हो, अब इसकी इंपॉर्टेंस हो ले बेटा, बहुत ही एक लॉजिकल चीज़ है। जैसे भी किसी भी चीज़ की कोई डेथ होती है, कोई चीज़ मर जाती है, चाहे वो एनिमल है, प्लांट है, एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो वो क्या होगा कि उसके अंदर इट्स बॉडी कंटेन द न्यूट्रिएंट्स। अब वो न्यूट्रिएंट्स जो हैं जब तक वो अवेलेबल नहीं होंगे किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो जैसे लेट्स सपोज कि कोई एनिमल मर गया, ठीक है, तो ये उसकी बॉडी को डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज करने के बाद क्या होता है, खुद भी चीज़ें इस्तेमाल की और बाकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ज़मीन के अंदर, सॉइल के अंदर उनको छोड़ दिया। अब वो सॉइल के अंदर जो चीज़ें हैं उनको इस्तेमाल कौन करते हैं, द प्रोड्यूसर्स, ठीक है, यानी कि जो प्लांट्स हैं उसको इस्तेमाल करेंगे और अल्टीमेटली क्या करेंगे, वो खुद ऑटोट्रॉफ्स है और उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं द हेट्रोट्रॉफ्स, यानी कि उसके कंज्यूमर्स जो हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो ये चीज़ें बेटा आपने याद रखी इसके डिकम्पोजर के वाले से कि अगर ये डिकम्पोजिशन ना करें तो जो न्यूट्रिएंट्स होंगे दे विल बिकम लॉक्ड विद इन द ऑर्गेनिज्म। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक रहमत है, किसी भी बॉडी का डिकम्पोज होना ये रहमत है, ताकि ये इकोलॉजिकल साइकिल जो है ये चलते रहे। सेकेंड पॉइंट ये है दैट इज दे आर सिम्बियोट्स। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बेटा आपने पढ़ा था, म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप पढ़ा था। माइकोराइजी एंड द लाइकेंस। माइकोराइजी जो है बेटा ये किसको बेनिफिट दे रहा था, इट वाज गिविंग बेनिफिट टू द प्लांट्स। अप टू 95% ऑफ ऑल वास्कुलर प्लांट्स या वेस्कुलर प्लांट्स ये उनके साथ इस रिलेशनशिप में मौजूद है फंगस, उनको फ़ायदा दिया इसने, ठीक है। सो इट इज़ ए सिम्बियोटिक में उसको ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसी तरह से लाइकेंस हमने बात की थी, जो लाइकेंस हैं, अब लाइकेंस का रिलेशनशिप पड़ा था एल्गी के साथ, फोटोऑटोट्रॉफ्स के साथ, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया के साथ। तो ये इसका फ़ायदा ये होता है इकोलॉजिकली, दे ऑल्सो एक्ट एज इंडिकेटर्स ऑफ पॉल्यूशन।
हम जो साइंटिस्ट हैं दे मेजर द एयर क्वालिटी, जो हवा है उसकी क्वालिटी को मेजर करते हैं इसकी प्रेजेंस की वजह से। जहाँ पर पोल्यूटेड ज़्यादा होगी वहाँ पर ये ज़्यादा होंगे, सो दैट इज़ वाई दे आल्सो एक्ट एज द बायो इंडिकेटर, जिसको मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था। ठीक है, थर्डली जो थर्ड पॉइंट है दैट इज़ बायोरेमिडिएशन। बायोरेमिडिएशन यू नो चैप्टर नंबर 1 उसमें पढ़ा था आपने कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करके और पोल्यूटेंट्स को, पॉइजनस चीज़ों को वहाँ से बफर आउट करना, निकाल देना, ये बायोरेमिडिएशन कहलाती है। और आपने वहाँ पर पढ़ा था कि मुख्तलिफ एल्जी होते हैं और फंजाई भी बहुत सारे जो उनसे एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स होते हैं और हैवी मेटल्स होते हैं उनको वहाँ से एब्जॉर्ब करता है और अल्टीमेटली इट लीड्स टू द बायो रेमिडिएशन। और फोर्थ पॉइंट इसमें यही था दैट वाज कि ये बायो इंडिकेटर के तौर पर भी काम करता है। सो थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चन हो बेटा तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।